बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS11 की शॉर्ट लेक्चर 181 टू 186 तक। और इसमें मौजूद एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि फाइनल में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ था, वो डिस्कस करेंगे डिटेल से। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और बाकी जो हमारे पास MCQs हैं वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो मॉड्यूल है यहाँ पे आपके सामने है 181 है, और इसका जो ना वो CS इम्पैक्ट में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो मुखफ़फ़ है वो क्या है, I&P, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP is ideas, information and knowledge. In the university context, IP can be viewed as the result of and outcomes of research. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है कि एक बंदा है जिसकी अपनी जहानत है, अपनी जहानत पे तौर पे वो कोई चीज़, कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू सॉफ्टवेयर, कोई न्यू चीज़ ईजाद कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलेंगे। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसके लिए यूज़ किए गए हैं। अगर कोई बंदा अपनी इंटेलेक्चुअल अपनी माइंड की पावर लगा के कोई सॉफ्टवेयर बना लेता है, कोई चीज़ इन्वेंट करता है, तो उसको दूसरों को कॉपी ना करें, उससे बचाने के लिए इसके राइट्स है जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये एक लीगल राइट्स है जो कि IP को, ऑनर जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, IP का, ठीक है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसका, ठीक है, जो ऑनर होता है उसको कॉपी होने से बचाता है। उसमें हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे करनी है, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपके सामने है, पेटेंट है, ठीक है, कॉपीराइट है, या डिज़ाइन राइट है। तो इसको हम यहाँ से नहीं, बल्कि हम इसको, जो हमारा पहला ही लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए, उस पे हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो आपके पास IPR, जो क्या कहते हैं कि हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, वो कौन कौन से, पहले वो आप देख लो। इसकी टाइप्स हैं अलग। एक पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है, रजिस्टर्ड डिज़ाइन आता है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आती है, और डाटाबेस राइट आता है। अच्छा, तो इस पे ना मैं आपको बता दूं लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आता है। एक तो क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि आप IPR जो राइट्स है ना उन पे डिटेल नोट लिखें, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक आता है कि आपके पास ये जो कितने हैं भला, 1 2 3 4 5 6 है, तो इनमें से 5 का वो पूछ लेता है, नेम दे देता है कि इनका जो है ना, जो हमारे पास इनका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है, ठीक है, वो बताएं। जस्ट मैक्सिमम ड्यूरेशन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये वाला मैक्सिमम ड्यूरेशन, ठीक है, कि कितने कितने साल के लिए, वो बताएं। टेबल बना हुआ होगा, जस्ट आपने मैक्सिमम ड्यूरेशन लिखना है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। इसको आप रटो, जो मर्ज़ी करो, इसको करना है बस, ठीक है। तो इसको हम पहले देखते हैं आराम से। पेटेंट जो हमारा है IPR राइट्स में पहला, ठीक है, इसमें क्या है, इसकी ये किस चीज़ को कवर करता है, ये इन्वेंशंस को कवर करता है। लाइक इन्वेंशंस क्या, आपकी जो रिसर्च थ्योरी हो, फॉर एग्जांपल आप MPhil या PhD के लिए कोई रिसर्च कर लिया हो, आप कुछ ऐसा रिसर्च कर देते हो जिस पे पहले रिसर्च नहीं की हुई, तो वो आपकी इन्वेंशंस मानी जाएगी। और अगर आप वो उस आर्टिकल को पेटेंट करवा देते हो तो वो आपके नेम रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए अप्लाई करने की ज़रूरत होती है या नहीं होती है, तो इसके लिए अप्लाई करने की भी ज़रूरत होती है। पेटेंट लगवाने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि मेरे आर्टिकल पे पेटेंट लगवाओ, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 20 ईयर्स का होता है। मेन चीज़ है ड्यूरेशन याद रखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद कॉपीराइट आ जाता है। कॉपीराइट लिटरली तौर पे म्यूज़िकल आर्टिस्टिक्स वर्क्स और सॉफ्टवेयर में आता है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आता है, म्यूज़िकल वर्क में आता है। अगर आप यूट्यूब पे काम करते हो, आपको पता होना चाहिए कि आप मेरी जैसे मैं वीडियोस ये अपलोड की है, तो आप ये अपना एक चैनल बना के उस पर अपलोड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको कॉपीराइट आ जाएगा यूट्यूब की तरफ से। तो ये यूट्यूब की तरफ से उसकी मतलब पॉलिसी है। तो उसी तरह कॉपीराइट क्या है, ये म्यूज़िकल आर्टिस्टिक्स वर्क के लिए और सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है। इसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, ये कंपनी ऑटोमेटिकली काम करती है, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है वो आथर जब मर जाए उसके 70 ईयर्स लेटर तक चलता है, ठीक है। 2 चीज़ें होंगी, 2 IPR राइट्स हो गए। उसके बाद थर्ड हम देखें तो इसमें हमारे पास रजिस्टर्ड डिज़ाइन है। रजिस्टर्ड डिज़ाइन नेम आ गया तो इसमें इमेज आ जाएगा, और उसकी जो लुक एंड फील आ जाएगा वो आ जाएगा। इसमें अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। इसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 25 ईयर्स का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, इसमें ट्रेडमार्क जैसे कोई कंपनी होती है ना, करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, तो उसके एक लोगो होता है, उसका एक नेम होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए भी अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो लिमिटेड होती है। कोई भी कंपनी है, लाइक एप्पल है, तो उसने एक दफ़ा अपना नेम और लोगो चूज़ किया है, तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो
ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है, आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रखने के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। उसका जो लिमिटेड अनलिमिटेड टाइम जो है ना उसकी ड्यूरेशन होती है। और डाटाबेस राइट की बात करें तो इसमें डाटाबेस होता है, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन होती है और इसके लिए पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 15 ईयर्स का होता है। तो इस पूरे मॉड्यूल में अगर आप जो है ना आईपीआर, आईपी और उसके जो राइट्स हैं, ये टेबल ये करना है लाजमी। और इसमें जो इसके मैक्सिमम ड्यूरेशन दिया हुआ है वो लाजमी करना है। मैंने इधर भी लिख दिया है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो नहीं भी देखी होगी तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है सी एस इम्पैक्ट एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे सी एस के सिक्योरिटी के तौर पे इम्पैक्ट जो है वो हम देखें तो कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी बोलते हैं। ये एमसीक्यूज़ है कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, या साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी। इसका मेन मकसद क्या होता है, इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फ्रॉम थेफ्ट और डैमेज टू द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर एंड टू द इंफॉर्मेशन ऑन दैम एज वेल एज फॉर डिस्ट्रप्शन मिस डायरेक्शन ऑफ द सर्विसेज दे प्रोवाइड। प्रोटेक्ट करता है आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको चोरी होने से प्रोटेक्ट करता है, उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, उस इन्फॉर्मेशन को उसमें कोई एरर आ जाए उससे प्रोटेक्ट करता है। ये साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद जो कंप्यूटर सिक्योरिटी किसके कौन कौन सी चीज़ों पे जो है ना वो कौन कौन से एरियाज़ पे कंसर्न करती है, तो 4 है। कौन कौन से हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी है, ठीक है। मतलब कि आपके अपना एक ऑफिशियल यूज़र ही उसको एक्सेस कर सके अकाउंट को, कोई तीसरा बंदा दूसरा बंदा जो है ना वो उसको ना एक्सेस कर सके। उसके बाद होती है इंटीग्रिटी, ठीक है, जो कि मतलब वो ऑथर्स यूज़ करें, जो यूज़र्स हैं वही उसको, ऑथराइज्ड यूज़र्स जो हों वही यूज़ कर सकें। लाइक एच का सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो, प्लेजिज्म चेक का जो एच का सॉफ्टवेयर है वो जस्ट जो प्रोफेसर होते हैं रिसर्च कर रहे होते हैं पीएचडी के अंदर या वैसे साइंटिस्ट होते हैं उनको दिया जाता है। तो उनकी एक ऑथराइज्ड यूज़र्स होते हैं वो, यानी वो ऑथराइज होते हैं कि कंपनी मतलब जिसका सॉफ्टवेयर उनकी तरफ से होता है अप्रूव्ड होते हैं कि ये बंदा यूज़ कर सकता है। उसके बाद अवेलेबिलिटी होती है, डाटा की जो अवेलेबिलिटी है वो जस्ट यूज़र की नीड तक हो, ऑथेंटिकेशन के हाँ जी आया जी बंदा ये जो सही है या नहीं है। ये 4 चीज़ें जस्ट इनके नेम याद करने हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी किस किस एरिया में कंसर्न करती है। और यहाँ पे कुछ नहीं याद करना। यहाँ पे फायरवॉल की बात करते हैं। फायरवॉल आपने अगर है क्विज़ करने किए हों तो आपको ऑप्शन आ जाता है कि आपने फायरवॉल इंस्टॉल नहीं की हुई तो फायरवॉल इंस्टॉल करें, ठीक है। तो वो फायरवॉल क्या होती है, वो सिक्योरिटी के लिए होती है। उसका मेन मकसद क्या होता है कि जो आपका इंटरनेट है और जो आप कर रहे हो यूज़ वेबसाइट, आपके इंटरनेट और उस वेबसाइट के दरमियान कोई थर्ड पार्टी ना आए, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी ना आए, लाइक वो आपके सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। कहाँ पे भला, यह लिखा हुआ भी है सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है बिटवीन द इंटरनेट एंड द योर लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब इंटरनेट वो जो सर्विस आप यूज़ कर रहे हो, जो भी वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हो, और साथ में लोकल एरिया नेटवर्क। तो जब आप फायरवॉल इंस्टॉल करते हो तो अगर आपके पीसी पे वो जो आप ईमेल या वहाँ यूज़ कर रहे थे गूगल पे, वहाँ पे अगर उस गूगल पे आपका grammarly.com पे भी कोई अकाउंट है ना, तो वो उसको भी बोलेगा कि इसको रिमूव करें क्योंकि वो थर्ड पार्टी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फायरवॉल का यूज़ किया जाता है, इससे और कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं लगती फिर। उसके बाद प्राइवेसी में जो CS का इम्पैक्ट है उसमें आप अगर देखो तो प्राइवेसी जो होती है मेन चीज़ होती है प्राइवेसी, वो पर्सनल राइट्स होते हैं या नेचुरल राइट्स आप कह सकते हो। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स पे मुश्तमिल है, चाहे वो प्राइवेसी कम्युनिकेशन कंप्यूटर में हो, चाहे वो जो है वो हमारी पर्सनल लाइफ में हो, ठीक है। उसके अलावा होता है नॉर्थ अमेरिका, सम्यूल डी वर्न एंड लुइस डी ब्रेंडिस रोट दैट प्राइवेसी इज़ द राइट टू बी लेट अलोन, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ है कि राइट टू बी लेट अलोन की जो प्राइवेसी का लफ्ज़ था ये किसने दिया था, तो ये नॉर्थ अमेरिका में सम्यूल डी वेरन एंड लुइस डी ब्रेंडिस जी ने दिया था, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो सिंपल सा एक चीज़ लिखी हुई है कि फ्रॉम वेयर डाटा कम्स फ्रॉम, ठीक है, मतलब कहाँ से डाटा आता है। तो डाटा कहाँ से आता है यार, आपकी सोशल साइट्स जितनी भी हैं, आपकी टेलीफोन कंपनीज जो हैं उनके पास आपका डाटा होता है, ठीक है। स्मार्ट सिटी कैमरास जो होते हैं रोड पे उनके पास होता है, ईमेल्स पे होता है, पर्सनल सॉफ्टवेयर जो यूज़ किए जाते हैं उनके पे होता है, पासवर्ड्स और लॉगिन एक्सेट्रा, ये सारे क्या होता है डाटा की शक्ल में होते हैं। उसके बाद होता है हैंडल किस तरह करना होता है, ईमेल्स कैन बी इनक्रिप्टेड एंड प्रॉक्सीज। जो यहाँ पे चीज़ याद करनी है ना वो आपने जस्ट यहाँ पे नीचे है EPIC, ठीक है, वो याद करना है, ठीक है। और
PI याद करना, इनके मुखफ़्फ़फ़ पहले याद करने, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड क्या कहते हैं कि MCQs है, ठीक है। जो EPIC है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सेंटर है, ठीक है। इसको वाशिंगटन जो DC था वहाँ पे इसको कायम किया गया था, और इसका जो मेन मकसद था वो था ह्यूमन के राइट इश्यूज़ को सॉल्व करना, ठीक है। उसके अलावा EPK जो था वो क्या था कि फेडरल ट्रेड के लिए भी कंप्लेंट आई कंज्यूमर की। इसको छोड़ दें, इसमें जस्ट यही बताया है कि कहाँ कहाँ पे वर्क कर रहा है। स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। उन इश्यूज़ को ये कवर करता है, ठीक है। उसके अलावा PI क्या होता है, PI होता है प्राइवेसी इंटरनेशनल, ठीक है। प्राइवेसी इंटरनेशनल मुखफ़्फ़फ़ याद करना है इसका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs। और ये जो है ना, ये लंदन की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में कायम किया गया था। उसके अलावा यहाँ पे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, ये मैंने ऐसे ही हाईलाइट किया, इसको आपने पढ़ लेना है कि प्रायोरिटी एरियाज़ कौन से होते हैं। उसमें चैलेंजिंग डाटा एक्सप्लिटेशन आ जाता है, बिल्डिंग द ग्लोबल प्राइवेसी मूवमेंट आ जाती है, कॉन्टेस्टिंग सर्विलेंस आ जाते हैं। जस्ट इसको एक दफ़ा रीड कर लेना और कुछ नहीं। उसके बाद है सोशल इश्यूज़ ऑफ IT। अच्छा, तो इसमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कुछ भी याद नहीं करना, जस्ट आपको पता हो कि सोशल इश्यूज़ जो IT के हैं वो कौन से हैं, नेम आपको याद होने चाहिए। तो पहला क्या होता है, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन होता है, यानी कि कम्युनिकेशन का ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डिफेमेशन ऑफ करैक्टर, मतलब कि अगर आप सोशल हो तो आपको क्या होना चाहिए, मतलब आपका करेक्टर एज एक करेक्टर के तौर पर होता है, लाइक एक वर्ड के तौर पे होता है, आपको कोई पर्सनली तौर पे नहीं जानता होता, ठीक है। उसके अलावा बात होता है आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है साइबर बलिंग है, गेमिंग एडिक्शन है, प्राइवेसी है, हेल्थ एंड फिटनेस है, एजुकेशन है, टेररिज्म है, क्राइम है, एक्सेस टू फॉरबिडन लिटरेचर। ये 10 है। ये 10 क्या है, जस्ट सोशल इश्यूज़ ऑफ IT। इतना आपको पता हो कि सोशल इश्यूज जो IT के हैं वो कौन कौन से हैं, ये 10 आपके नेम बस पता होना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद है कंटेंट फिल्टरिंग एंड ईमेल स्पैम्स एंड लॉस, ठीक है। कंटेंट फिल्टरिंग क्या होता है, नेम से ज़ाहिर कर रहा है कंटेंट एंड फिल्टरिंग, कंटेंट को फिल्टर कर, मतलब कि जो मोस्ट जनरल अगर सेंस में हम इसको देखें तो इसमें क्या होगा कि ऐसे प्रोग्राम जो क्या करते हैं कि जो बहुत सारी जो आइटम्स होती हैं उनको आपके अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसमें एक्सेस करने से रोकते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं ताकि कोई भी हार्मफुल जो चीज़ हो वो एक्सेस ना कर सके, और आपको जो चीज़ें हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन उसको चुरा ना सके, ठीक है। कंटेंट फिल्टरिंग जो होता है ये किस तरह वर्क करता है, तो ये मैचिंग करता है करेक्टर्स को करेक्टर के साथ। करेक्टर्स क्या है भला, जो हमने पीछे देखा था, डाटा टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें सिंबल्स आ जाते हैं और अल्फ़ाबेट्स आ जाती हैं। उनको क्या करेगा, मैचिंग करेगा उनकी स्ट्रिंग्स से, और जो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होगा आइटम या डाटा, या आप कह सकते हो कोई प्रोग्राम, ठीक है, उसके साथ अगर मैच करेगा तो ठीक है, एक्सेस देगा, अगर नहीं करेगा तो उसे फ़िल्टर नहीं करेगा और एक्सेस नहीं देगा, सिंपल। उसके बाद अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा स्पैम ईमेल्स। स्पैम ईमेल्स क्या होते हैं कि एक मेजर इश्यूज़ है जो कि अभी कंटिन्यूसली चल ही रहा है, ठीक है, अराउंड दी वर्ल्ड ये चल रहा है। उसमें स्पैम ईमेल में क्या होता है कि आपकी असल में चीज़ होती ही ईमेल है। अगर आपकी ईमेल किसी के हत्थे चढ़ जाए और वो उसको एक्सेस कर ले, लॉगिन कर ले, तो आपके उस ईमेल पे मौजूद हर चीज़ उसके अराउंड उसके अंदर हो जाती है। तो इस वजह से जो स्पैम ईमेल्स होती है ये एक मेजर इश्यूज़ बनता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो लाज है स्पैम से रिलेटेड, स्पैम ईमेल से रिलेटेड, उसमें आप कैन स्पैम एक्ट इन US, कनाडा एंटी स्पैम लीगलाइजेशन केसल, ठीक है। इसका जो मुखफ़्फ़फ़ है ये याद रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद जनाब एंटी स्पैम लॉ इन यूरोप, स्पैम एक्ट ऑफ 2003 इन ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया एंड साउथ अमेरिका हैव लूजर स्पैम लॉ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये था, और कैन स्पैम एक्ट यहाँ पे बताया हुआ कि ये क्या चीज़ है, इसको जस्ट पढ़ लें कि डोंट यूज़ फॉल्स और मिसलीडिंग एडर इन्फॉर्मेशन, डोंट यूज़ डिसेप्टिव सब्जेक्टिव लाइन्स, आइडेंटिफाई द मैसेज एज एन एड, tell a recipient where you are located down or opt out request promptly, monitor that others are doing on your behalf। और इसके मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, बस इतना एक दफ़ा पढ़ लें, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अनइम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको नहीं करना। और चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट में दो चीज़ें हैं जो आपने करनी है इसमें। पहली तो चीज़ है कि कहाँ कहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो रिस्क आपको क्या होता है, कंटेंट रिस्क होता है, कॉन्टैक्ट रिस्क होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, ओवर स्पेंडिंग है, इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट है, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ठीक है। अब कंटेंट रिस्क क्या होता है कि इलीगली तौर पे कोई कंटेंट
बन गया, ठीक है, या वो हार्मफुल कंटेंट है या वो कोई हार्मफुल एडवाइस है, वो कंटेंट रिस्की में आ जाएगा। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट होता है आपका डाटा। लाइक मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो ये मेरा कंटेंट है। आप फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हो तो वो आपका कंटेंट है, तो वो इलीगल है, हार्मफुल है, या हार्मफुल एडवाइस आप दे रहे हो तो वो कंटेंट रिस्की में आएगा। कंटेंट रिस्की में, ठीक है, उसमें कंटेंट रिस्की में आपको ऑनलाइन हरासमेंट भी हो सकती है, साइबर बलिंग भी हो सकती है, इलीगल इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन मार्केटिंग में जैसे अभी हो भी रही है ऑनलाइन मार्केटिंग, उसमें क्या होता है कि कुछ फ्रॉड भी करते हैं, इनअप्रोप्रिएट चीज़ें आपको भेज देते हैं, और एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स भी उसमें शामिल होते हैं, वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो उन ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट में कौन सी चीज़ें आती हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसमें ऑनलाइन फ्रॉड आ जाता है। ऑनलाइन तौर पे आपसे फ्रॉड किया जाता है, जैसे अभी लाखों के साथ हो रहा है, ऑनलाइन स्कैम होता है, जैसे 100 वेबसाइट्स जो स्कैमर्स होती हैं वो आ जाती हैं, और आइडेंटिफाई थेफ्ट जो है वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद होता है इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, मतलब कि पर्सनल डाटा का चले जाना, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, या उसको प्रोटेक्ट किस तरह से करना होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही इजी सी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट हमारा एमएस वर्ड पर है, तो जो कि प्रैक्टिकल करना है हमने इंशाल्लाह, तो उसको साथ साथ प्रैक्टिकली करेंगे, और वो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी चीज़ है। तो आई होप आप उसका वेट करोगे वीडियो का, और अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।